हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे हमारा नया चैप्टर इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, चैप्टर नंबर 15। बच्चों, जितना भी हम खाना खाते हैं या कोई भी चीज़ हमारे अराउंड है, अब देखिए ज़मीन तो अब बढ़ नहीं सकती है ना। पॉपुलेशन इंक्रीज़ कर रहा है, रिक्वायरमेंट इंक्रीज़ कर रही है, तो सम हाउ वी हैव टू इंक्रीज़ द प्रोडक्शन। वो अच्छी भी होनी चाहिए, ज़्यादा भी होनी चाहिए। उसके लिए हम क्या क्या एफर्ट्स लगाते हैं, किस तरह से इम्प्रूवमेंट लेकर आएंगे फूड रिसोर्सेज में। दिस चैप्टर इज़ गोइंग टू रिवॉल्व अराउंड ऑल दीज थिंग्स। सो चलिए शुरू करते हैं, क्या मतलब है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज से। सिंस एरिया ऑफ कल्टिवेशन कैन नॉट बी इंक्रीज्ड, so to increase our production efficiency, for both crops and livestock, improvement in food resources is necessary, right? फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन अकर्ड इन 1960 टू 1970 बच्चों। इसका कंट्रीब्यूशन क्या था? इट कंट्रीब्यूटेड टू इंक्रीज्ड फूड ग्रेन प्रोडक्शन। यानी कि खाने की जो चीज़ें थी उनको इम्प्रूव किया गया, उनकी प्रोडक्शन इम्प्रूव की गई। दूसरा था आपके पास वाइट रेवोल्यूशन। वो जो रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन वॉज रिलेटेड विद डेयरी प्रोडक्ट्स लाइक बेटर एंड मोर एफिशिएंट use as well as availability of milk. So white revolution is related with milk, but with these revolutions our natural resources are getting used more extensively, and there are more chances of damaging our natural resources. To what extent? To the point of destroying their balance completely. To the point where the balance is destroyed completely. Which actually means that we have to pay cost of use of intensive irrigation। अगर आप बहुत ज़्यादा पानी देते हो प्लांट्स को, उसका भी हमें नुकसान है, इरिगेशन वाटर। देन यूज़ ऑफ कॉस्ट ऑफ यूजिंग इंटेंसिव इरिगेशन वाटर और केमिकल फर्टिलाइजर्स, pesticides, and obviously there are the costly modern agricultural
इक्विपमेंट्स। नाउ इन सब फैक्टर्स को ध्यान में रखें। अगर देखिए ऑब्वियसली इरिगेशन वाटर देना है, उसकी कॉस्ट भी लगेगी, केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं वो भी एक्सपेंसिव होंगे, है ना, पेस्टिसाइड्स यूज़ करोगे उसमें भी पैसा लग रहा है, और मॉडर्न एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट यूज़ करेंगे वो भी एक्सपेंसिव है। बट इन सबको यूज़ करने के बावजूद देयर इज़ अ लॉट ऑफ लॉस टू आवर नेचुरल रिसोर्सेज। व्हाट इज दैट लॉस? दिस लीड्स टू लॉस ऑफ soil fertility, salinization, मतलब जितने भी आपके सॉल्ट वहाँ डिपॉजिट होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। मिट्टी में बहुत ज़्यादा सॉल्ट शुरू हो जाते हैं डिपॉजिट होने, सो दिस इज नोन एज सेलाइनाइजेशन, सेलाइनाइजेशन। सॉइल वाटर पॉल्यूशन, सॉइल का भी पॉल्यूशन है, वाटर का भी पॉल्यूशन है। न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस, इमर्जेंस ऑफ न्यू पेस्ट, एंड डिजीजेस, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। करेक्ट। सो हाउ दिस इज व्हाट वी आर सेइंग कि जब ये रेवोल्यूशंस आते हैं तो हम बहुत सारी नई चीज़ों को यूज़ करते हैं इस रेवोल्यूशन को कंडक्ट करने के लिए। हम मॉडर्न इरिगेशन यूज़ करेंगे, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करेंगे, पेस्टिसाइड्स को यूज़ करेंगे, मगर उनका नुकसान क्या है? नुकसान देखो, कितना सारा नेचुरल रिसोर्स हमारा ख़राब हो गया, सॉइल की फर्टिलिटी खत्म होगी, सॉइल पॉल्यूशन शुरू हो गया, वाटर पॉल्यूशन हो गया, न्यूट्रिएंट का इम्बैलेंस कंसिडर करना पड़ेगा हमें। देर आर इमर्जेंस ऑफ न्यू पेस्ट, अब नया पेस्टिसाइड लेके आओ, नई डिजीजेज आ जाएंगी प्लांट के अंदर, और देर विल बी एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन गोइंग ऑन, राइट। जिस तरह से हमने बात की है ग्रीन रेवोल्यूशन की, हमने बात की है वाइट रेवोल्यूशन की, इसी तरह से एक रेवोल्यूशन और आ जाता है बच्चों, एंड दैट इज दी येलो रेवोल्यूशन। ऐसे कई सारे रेवोल्यूशंस हैं जिनकी हम बात करेंगे। एक और था येलो रेवोल्यूशन। येलो रेवोल्यूशन इज फॉर ऑयल सीड्स प्रोडक्शन, यानी कि तेल की प्रोडक्शन हमने बढ़ा दी, लाइक योर ग्राउंडनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, राइट, दीज आर द डिफरेंट थिंग्स। देयरफॉर it is important that we improve food resources without damaging environment and disturbing ecological balance। ठीक, हम उस बैलेंस को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। और ये कैसे पॉसिबल है? इसके अंदर बच्चों एक खास टर्म है जो हम यूज करेंगे, दैट इज देयर इज अ नीड ऑफ सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस of agriculture and animal husbandry। हमने बात की ग्रीन रेवोल्यूशन की, वाइट रेवोल्यूशन की, येलो रेवोल्यूशन की। अब हम बात कर रहे हैं बच्चों ब्लू रेवोल्यूशन की। ब्लू रेवोल्यूशन इज इन्वॉल्व और इट इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज्ड फिश प्रोडक्शन, increased fish production as an alternative food resource in 1970। Now let us look at what are the sources of energy for us। हमारे पास देखिए बच्चों कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं और फैट्स हैं। ठीक, हमें अपने बैलेंस्ड फूड में इसके अलावा मिनरल्स हैं या वाइटामिन्स हैं, करेक्ट। यही चीज़ें होती है हमारे खाने के अंदर।
अब हमने देखना है इनमें से कौन कौन सी चीज़ों की इम्प्रूवमेंट हम बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड्स कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट का मेन सोर्स क्या है बच्चों? सीरियल्स. लाइक वी हैव व्हीट, बार्ले, राइस, मेज. ये सारे के सारे किसके साथ हैं? दे आर दी सीरियल फैमिली एंड दे गिव अस कार्बोहाइड्रेट. And they all belong to grass family. ठीक. और भी हैं इसके अलावा जितने भी आपके ग्रेन्स होते हैं वो सारे के सारे ग्रास फैमिली को बिलोंग करते हैं और इन्हें हम बोलते हैं सीरियल्स. देन एक और टर्म हम यूज़ करेंगे प्रोटीन्स के लिए. प्रोटीन्स के लिए यूज़ करते हैं बच्चों लेग्यूम्स. लाइक पिजन पी, गार्डन पी, है ना. ये सारे के सारे आपकी दालें होती हैं. दे गिव यू प्रोटीन्स. देन यू हैव फैट यू विल गेट फ्रॉम ऑयल सीड्स. ऑयल सीड्स में देखिए आपके पास ऑलिव है, ग्राउंडनट है, आलमंड्स हैं. इन सब से हम ऑयल्स निकालेंगे. ठीक है. देन यू विल हैव अनदर थिंग दैट इज़ द एनिमल हस्बेंड्री. अब एनिमल प्रोडक्ट भी तो हम यूज़ करते हैं. मिल्क हम यूज़ करते हैं, एग हम यूज़ करते हैं, राइट. सी दिस इज कमिंग फ्रॉम एनिमल हस्बेंड्री. व्हाट इज दिस? इज द एग्रीकल्चरल practice of feeding and breeding and raising animal livestock. अब लाइव स्टॉक का मतलब क्या होता है? जितने भी हमारे पास डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं उन्हें हम लाइव स्टॉक कह देते हैं. लाइक यू हैव व्हाट यू से कैट, डॉग. एनिमल्स में सब सारे एनिमल्स जो भी आप घर पे रखते हो, इवन योर हॉर्स, दैट इज़ अ लाइव स्टॉक. बकरी, ठीक है, भेड़, ये सब के सब आपके लाइव स्टॉक. गाय, काऊ, बफेलो, दे आर ऑल दी लाइव स्टॉक्स होती हैं. सो इट इज़ द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस ऑफ फीडिंग, breeding and raising animal livestock to provide meat and milk. Like milk आपको किससे मिलता है? बुफेलो से, गोट से, कैमल से, काऊ से, शीप से. हम इन सब का मिल्क यूज़ करते हैं. ठीक. एट द सेम टाइम मीट आपको किससे मिलता है? देखिए, दिस इज़ वॉट यू आर यूजिंग, दैट इज़ बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं. यूजुअली जो यूज़ किया जाता है दैट इज़ चिकन. लेट अस लुक एट व्हाट डू यू मीन बाय लाइव स्टॉक्स. These are domesticated animals intentionally reared in agricultural setting to make produce like food and fibers. For example, cattle, pigs, goat, deer, sheep, yaks and poultry. ये सब के सब आपके लाइफ स्टॉक में आते हैं. तो वर्ड आया हमारे पास पोल्ट्री. अब पोल्ट्री क्या है बच्चों? लेट अस लुक एट पोल्ट्री. डोमेस्टिकेटेड बर्ड्स, जिन्हें हम फाउल भी कहते हैं. डोमेस्टिकेटेड बर्ड्स फॉर एग्स,
is called as poultry. Not just egg, I would say for egg as well as for meat. Example देखिए, you have chickens, turkey, ducks, geese. So these all are considered under poultry. Next we will be looking at the topic that is beekeeping. आपने शायद सुना भी होगा, इसे बोलते हैं मधुमक्खियों का पालना, ऑल्सो कॉल्ड एज एपीकल्चर. डोमेस्टिकेटेड और rearing of bees. बीज से हमें क्या मिलता है? फॉर वैक्स एंड हनी on commercial basis is called as beekeeping. So हम किसी भी तरीके से हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को अफेक्ट नहीं करना चाहते हैं. हम किसी तरीके से इन इम्प्रूवमेंट्स को लाएंगे ताकि हमारे रिक्वायरमेंट जो नीड है या सप्लाई डिमांड है फूड प्रोडक्ट की, दैट शुड बी मेट विद द सप्लाई रिक्वायरमेंट. यानी कि जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, हमारी रिक्वायरमेंट ऑफ फूड इज़ इंक्रीजिंग, so that should be met by the supply of proper food and the quantity also of the food. तो उस चीज़ को कैसे करना है, इसे हम अचीव करेंगे बच्चों. therefore it is important to find ways for sustainable agriculture. अब दिमाग में आता है ये सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है क्या? सस्टेनेबल एग्रीकल्चर may be defined as the practice of farming and production of maximum agricultural yield to meet the needs of present generation, यानी कि हम लोग, and without endangering the resources for future generation. माने अपनी नीड्स तो आपको पूरी करनी ही करनी है, एट द सेम टाइम फ्यूचर जनरेशन का भी आपको ख्याल रखना है. दैट इज कॉल्ड एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट. इसके लिए सेकेंड चीज़ हमें क्या रखनी है ध्यान में, एट द सेम टाइम देखो सब्जी मंडी के अंदर सब कुछ मिल रहा है, मगर अगर पैसे नहीं होंगे तो आप खरीद के कहाँ से लाओगे? सो एट द सेम टाइम देयर इज़ अ नीड टू इंक्रीज द पेइंग कैपेसिटी. और परचेजिंग कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स. अगर ये ना हो तो भी इम्प्रूवमेंट से हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा. सो नाउ हाउ टू डू दिस इम्प्रूवमेंट? इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, स्पेसिफिकली कौन से? क्रॉप यील्ड. अब हम बात करेंगे क्रॉप यील्ड्स को इम्प्रूव कैसे करेंगे. सो इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड कैसे करेंगे? हमारे पास क्रॉप्स हैं बच्चों कई तरह की. पहली है गार्डन क्रॉप, प्लांटेशन क्रॉप्स, and then we have garden crops. Garden crops we already talk about. Field crops, right? अब फील्ड क्रॉप कौन कौन सी हो सकती हैं? आपके जितने भी ग्रेन्स हैं जो हम खेती करते हैं, ऑयल सीड्स हैं, ठीक है ना, ये सब के सब. इवन योर पल्सेस, दीज आर ऑल्सो इन दी फील्ड क्रॉप्स.
अगर गार्डन क्रॉप की देखोगे तो आपका सबसे पहले किचन गार्डन आता है, ऑर्किड्स, योर वेजिटेबल्स, ये सब के सब आपकी क्रॉप फील्ड में आ जाती हैं। देन यू हैव प्लांटेशन क्रॉप लाइक टी, कॉफ़ी, दैट गोज एट अ वेरी लार्ज स्केल, ठीक, कोको, रबर, कॉटन, ये सब के सब किस में आते हैं, प्लांटेशन के अंदर, जिनके खेत हम लगाते हैं लेकिन बहुत हाई लेवल पे है, विच इज़ ट्रांसपोर्टेड और एक्सपोर्टेड एंड इम्पोर्टेड टू इन डिफरेंट कंट्रीज और इन आर, ठीक, यानी कि जिसका ट्रेड हो सके बहुत हाई लेवल पे, कमर्शियल लेवल पे, दे आर दी प्लांटेशन क्रॉप्स। देन वी विल टॉक अबाउट हाउ विल डिफाइन द कमर्शियल क्लासिफिकेशन, क्या है इनकी, कमर्शियली हाउ वी कैन क्लासीफाई क्रॉप्स। पहली क्रॉप है बच्चों जिससे हमें खाना मिलता है, फूड क्रॉप्स। दूसरी जिससे हमें फॉडर मिलता है, फॉडर क्या होता है, चारा, माने जो हम लाइफ स्टॉक्स को खिलाते हैं। और तीसरी क्या है, कमर्शियल इटसेल्फ। फूड क्रॉप्स में सब आगे आपके राइस, व्हीट, है ना, ग्रेन्स, एनी काइंड ऑफ ग्रेन्स आ जाएंगे। देन योर फ्रूट्स, योर वेजिटेबल्स, ये सब की सब कैसी हैं, फ्रूट क्रॉप्स में आती है। फॉडर क्रॉप में क्या आएगा बच्चों, दैट इज द फूड फॉर लाइफ स्टॉक्स। फॉर एग्जाम्पल यू हैव बरसेम, देन सॉर्गम, ऐसे बहुत सारे हैं जो कि हमारे लाइफ स्टॉक्स खाते हैं, ठीक है थी। देन कमर्शियल क्रॉप्स में आ जाती हैं आपकी कॉटन, जिनको हम कमर्शियली यूज़ कर रहे हैं, जूट, शुगर केन, टमाटोज, शुगर बीट, ठीक, ये सारी की सारी आपकी कमर्शियल क्रॉप्स में आती हैं। और जैसा कि हम पहले देख चुके हैं कि जितने भी आपके सीरियल्स होते हैं बच्चों, वो कार्बोहाइड्रेट देते हैं, पल्सेस जितनी भी होंगी प्रोटीन देती हैं आपको, ऑयल सीड्स जितने भी होंगे वो आपको फैट देंगे, विटामिन और मिनरल कहाँ से मिल रहा है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से, और इन्हीं से आपको क्या मिलता है, फाइबर, करेक्ट। मगर सारी की सारी क्रॉप्स एक ही टाइम पर एक जैसे एनवायरनमेंट में ग्रो नहीं कर सकती, किसी को पानी ज़्यादा चाहिए तो किसी को धूप ज़्यादा चाहिए, है ना। सो वी कैन से दैट देर आर सर्टन प्लांट्स दैट ग्रो इन समर्स, जिन्हें धूप ज़्यादा चाहिए, यानी अप्रैल से लेके जून तक। दीज आर कॉल्ड एज ज़ैद क्रॉप्स। जो आपको रेन्स में मिलती हैं बच्चों, दैट इज़ जून, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर, यानी कि जून से शुरू होकर सितंबर तक या जुलाई से शुरू होकर अक्टूबर तक जो फसल ग्रो करती है, दैट इज़ कॉल्ड एज खरीफ क्रॉप्स। और जो विंटर्स में ग्रो करती हैं बच्चों, उन्हें हम बोलते हैं, यानी जो सितंबर से लेके अक्टूबर तक, सितंबर अक्टूबर से लेके मार्च अप्रैल तक चलती हैं जो क्रॉप, उसे हम बोल देते हैं राबी क्रॉप्स। सो हमारे पास 3 तरह के सीजन्स बन गए हैं ना। जो अप्रैल से आपको जून तक मिल रहा है, यानी कि जो ज़ैद क्रॉप्स हैं, जैसे यू हैव मेलन, जून के बाद आपको मेलन नहीं मिलेगा, क्यूकम्बर, ठीक। जो आपको खरीफ क्रॉप्स हैं, देखो पैडी अब उगानी शुरू हो गई हैं, ये बननी शुरू हो जाएंगी। देन सोयाबीन, मेज़, दीज आर बीइंग ग्रोन इन खरीफ। और जो सितंबर टू अक्टूबर में चल रही हैं बच्चों, सितंबर अक्टूबर से मार्च तक, दीज आर योर वीट, कनक, पीज, मस्टर्ड एंड लिनसीड, दीज आर दी अदर एग्जाम्पल्स ऑफ राबी क्रॉप्स। पैडी में देखो, पैडी, सोयाबीन, मेज एंड इवन विद दिस यू हैव पिजन पी, ठीक है, ग्राम्स, ये सारे के सारे आपके आते हैं बच्चों खरीफ क्रॉप के अंदर। What is the difference between these two? खरीफ क्रॉप में और राबी क्रॉप का क्या डिफरेंस है, ये तो हमें पता चल ही गया सबसे पहले कि खरीफ क्रॉप्स कब होती हैं, रेन्स के अंदर, यानी कि इनको मॉनसून्स में ज़्यादा देखा जाता है, उगाया जाता है, ठीक है।
These are grown in hot and wet conditions. जबकि राबी क्रॉप्स किस में उग रही हैं? विंटर्स के अंदर उग रही हैं, राइट फ्रॉम सितंबर टू मार्च या अक्टूबर टू अप्रैल, डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर कंडीशंस दैट वी गेट. सो इसको कैसा मौसम चाहिए? इसको चाहिए कोल्ड एंड ड्राई सीजन, जब बारिशें नहीं होंगी. ऐसे कौन से मंथ्स हैं जिसमें ये मिलेंगे हमें? खरीफ क्रॉप मिलती हैं आपको बच्चों जून या जुलाई से लेके सितंबर अक्टूबर तक, राइट. और इसमें हमने देखा है ये कब मिलता है? दिस इज यूजुअली फाउंड इन सितंबर टू अप्रैल, लगा लीजिए इसको, ठीक है. नंबर 4 आप देखिए, दीज आर सोन इन जून जुलाई. इनको जून जुलाई में उगाया जाता है और इनको दीज आर सोन इन सितंबर अक्टूबर. दीज आर हार्वेस्टेड इन सितंबर अक्टूबर and these are harvested in March April. एग्जाम्पल्स क्या हैं? हमने अभी देखा राइस, मेज, ग्राउंडनट, कॉटन, ग्रीन ग्राम्स. दीज आर सोन इन खरीफ, यानी कि बारिशों के सीज़न में. लेकिन राबी ये कब हो? इसमें क्या क्या एग्जाम्पल है आपके पास? वीट, बार्ले, मस्टर्ड, पी, and or many more. So these are just to name a few. So this is how we can differentiate between Rabi and Kharif crops. Now, since land cannot be increased, so the scientists have made it possible to increase agricultural yield by making it possible to cultivate crops throughout year or all season. हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सा सीज़न है, हमने ऐसी तरीके निकाल ली है जिससे हम एक क्रॉप को सारा साल उगा सकते हैं. दिस हैज़ बीन मेड पॉसिबल ड्यू टू और पॉसिबल विद द एवोल्यूशन ऑफ एवोल्यूशन मतलब इवॉल्व, यानी कि इसको बेटर करना. एवोल्यूशन ऑफ 3 मेजर एक्टिविटीज़ या इम्प्रूवमेंट ऑफ 3 मेजर. एवोल्यूशन की जगह आप इम्प्रूवमेंट भी लिख सकते हैं. दिस हैज़ बीन मेड पॉसिबल विद द इम्प्रूवमेंट ऑफ 3 मेजर एक्टिविटीज़. और ये 3 मेजर एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं बच्चों? पहली है आपके पास क्रॉप वेराइटी इम्प्रूवमेंट. नंबर 2 क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट. एंड नंबर 3 क्रॉप प्रोटेक्शन इम्प्रूवमेंट. पहले तो अच्छा उगाएं, फिर उसको अच्छा पैदा कर, उगा दिया, बीज बो दिया. पहले अच्छा बीज होना चाहिए, फिर उसकी देखभाल अच्छे से की जाए, और उसके बाद जब हमने अपनी प्लांट को ग्रो कर लिया, यील्ड को हार्वेस्ट कर लिया, तो उसकी प्रोटेक्शन की जाए ताकि वो ख़राब ना हो. सो इन 3 मेथड से हमने अपनी क्रॉप प्रोडक्शन को इम्प्रूव किया है. और आज हम बात करेंगे हमारा सबसे पहला टूल, दैट इज़ द क्रॉप वेराइटी इम्प्रूवमेंट.
Man has been cultivating crops and bringing about changes in crop variety as per the needs and benefits. हमें क्या ज़रूरत है और उसका क्या फ़ायदा है, ठीक, तब तक हम उसमें चेंजेस करते रहें ग्रेजुअली बाय ऑल्टरेशंस इन वाइल्ड वेराइटीज़ और स्पीशीज़. यानी कि जो दूर दराज में इलाकों में उगती थी, हमने उनको चेंज करके, उनके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस करके उसकी यील्ड को बढ़ाने की कोशिश की है. द साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट इन genotype of plants by improving their genetic potentials genetic potentialities is called प्लांट ब्रीडिंग. यानी कि उसके जेनेटिक मेकअप को ही इस तरह से चेंज कर दिया जाए कि वो बहुत अच्छा प्रोडक्ट हमें दे, उसे हम बोलते हैं प्लांट ब्रीडिंग. अब बच्चों, इस प्लांट ब्रीडिंग की टेक्निक्स क्या क्या है हमारे पास. सबसे पहला टेक्निक है इंट्रोडक्शन या इंट्रोडक्शन. सेकंड आपके पास आता है सिलेक्शन. थर्ड हमारे पास आ जाता है hybridization. Then the fourth one is the genetic engineering. और इसी जेनेटिक इंजीनियरिंग को हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी. यानी जहाँ हम जेनेटिक मेकअप ही चेंज कर रहे हैं, राइट. तो चलिए इस एक एक करके सबको देखते हैं. इंट्रोडक्शन, सिलेक्शन, हाइब्रिडाइजेशन एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग. तो सबसे पहले देखते हैं हमारा इंट्रोडक्शन. व्हाट डू यू मीन बाय इंट्रोडक्शन? इंट्रोड्यूसिंग a plant species from another place to a place where it was not grown before. This is called introduction. जैसे आपको पहली बार स्कूल में भेजा गया, आज तक आप स्कूल गए नहीं थे, आपको पहली बार एक स्कूल भेजा गया या आपको एक ऐसे स्कूल में डाल दिया गया जहाँ पहले कभी नहीं गए, दैट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ योर्स इनटू दैट स्कूल. सिमिलरली प्लांट को भी हम ऐसी जगह लेके आए जहाँ वो कभी ग्रो ही नहीं किया था. सो दिस इज कॉल्ड एज इंट्रोडक्शन. आफ्टर इंट्रोडक्शन the seed is grown into an entirely a new climatic conditions. If the plant species survives, अगर वो survive कर गई and grows with giving desired results,
it is selected and cultivated further. सो दिस इज़ वॉट इज़ इंट्रोडक्शन कि एक बीज को कहीं से लाए और अपने यहाँ उगाने की कोशिश की, अगर तो वो ग्रो कर गया, सर्वाइव कर गया, इसका मतलब वो प्लांट अब यहाँ ग्रो कर सकता है. वी विल सिलेक्ट इट एंड वी विल कल्टिवेट इट. नेक्स्ट इज सिलेक्शन. इंडिविजुअल प्लांट्स और group of plants having desired characters like disease resistance, response to fertilizers, product quality एंड हाई ईल्ड. ये 4 कैरेक्टर इम्पॉर्टेंट है हमारी सिलेक्शन के लिए कि पहले तो उसको बीमारी ना हो, दूसरा फर्टिलाइज़र लगाएं तो ग्रोथ ज़्यादा दे, प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी हो और यील्ड हाई होनी चाहिए. दीज आर द डिज़ायर्ड कैरेक्टर्स इन द एग्रीकल्चर इंडस्ट्री. सो इंडिविजुअल प्लांट्स और ग्रुप ऑफ प्लांट्स हैविंग डिज़ायर्ड कैरेक्टर्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम population, eliminating undesirable. This is called selection. These selected plants are allowed to reproduce for seeds. Next is hybridization. Two plants having the desirable or desired characteristics are made to cross and develop seeds. During this process, one plant is considered as male and another plant is considered as female. Pollen grains from male plant are deposited or dusted on stigma of female plant for pollination. Fusion of male gamete with female gamete after pollination forms a hybrid embryo having characters
ऑफ बोथ प्लांट्स। सिंपल है, दो प्लांट्स लिए, एक का मेल ले लिया, एक का फीमेल लिली पार्ट ले लिया। मेल प्लांट से पोलन ग्रेन्स को हमने फीमेल प्लांट्स में स्टिग्मा के ऊपर डस्ट कर दिया, पॉलिनेशन हुआ, पॉलिनेशन के बाद एक एम्ब्रियो बना जिसके पास दोनों कैरेक्टर्स के यानी दोनों प्लांट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे। दीज सीड्स, द सीड्स ऑफ दिस प्लांट आर कलेक्टेड and grown in the field. Right? Now hybridization can be of many types. पहली है आपकी इंट्रावेराइटल, दो डिफरेंट वैरायटीज के बीच में। दूसरा है intervarietal. Number 3 is interspecific, and number 4 is intergeneric hybridization. Right? So ये तीनों के तीनों है क्या, चारों के चारों क्या है? पहला इंट्रावेराइटल, इंट्रावेराइटल बिटवीन टू प्लांट्स ऑफ सेम वेराइटी, जैसे इंट्रा कॉलेज, इंट्रा स्कूल, यहाँ सेम वेराइटी है। यहाँ क्या है? बिटवीन टू प्लांट्स ऑफ डिफरेंट वेराइटी। इंटर स्पेसिफिक मतलब, इंटर स्पेसिफिक का मतलब बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम जीनस। तो आपको याद होगा कि पिको फैमिली इज जीनियस, या कीप पॉन्ड क्लीन और फिश गेट्स सिक। फिश गेट्स सिक, फिश गेट्स सिक का मतलब एक जीनस है और जीनस के बाद आएगा कैटेगरी क्या? स्पीशीज। ठीक है, सो एक ही जीनस के दो स्पीशीज के बीच में जब हम कोई हाइब्रिडाइजेशन करते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज इंटर स्पेसिफिक। और लास्ट आपके पास इंटरजेनेरिक, माने बिटवीन प्लांट्स फ्रॉम डिफरेंट जीनस, दिस इज द इंटरजेनेरिक। सो इस तरह से हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कंडक्ट करते हैं अंडर इम्प्रूवमेंट ऑफ क्रॉप वैरायटी। द फोर्थ पॉइंट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसे कि हम जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कहते हैं। Recombinant DNA technology. In this, one or more genes from one plant to another is transferred. So, a specific character is induced into the plant. Plant which is having plant in which a foreign gene is introduced is called transgenic plant। जिसमें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उसे हम बोलते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट या
genetically modified plant. Now, these plants breed, these plant breeds must satisfy a few characteristics or few criterias to be accepted by farmers. हम क्यों लेना चाहेंगे ऐसे हाइब्रिड बीजों को या सीड्स को? तो सबसे पहला क्या है? हाई ईल्ड्स. सबसे पहले यह क्यों कहता है कि बहुत ज़्यादा खेत भरा हुआ होना चाहिए. हाई ईल्ड्स अंडर all growing conditions. By selecting more efficient genotype. Number 2, improved quality. अब आप देखिए, अगर आप मार्केट में बनानास लेने जाते हैं तो व्हाट डू यू लुक कि एक तो बनाना लंबे लंबे हों, है ना, देन अच्छे से राइप होने चाहिए, थिक होना चाहिए. क्वालिटी ऑफ क्रॉप इज नेसेसरी फॉर ब्रीडर्स या फार्मर्स. फॉर एग्जाम्पल, स्वीट एंड जूसी सीडलेस ऑरेंजेस जिसमें बीज ना हो, खूब सारा जूस हो, ठीक है, और मीठे भी हों, ऐसे ही आप ऑरेंजेस ढूंढोगे, लेमन्स भी ऐसे ही ढूंढोगे, आप ग्रेप्स भी ऐसे ढूंढोगे, है ना, एप्पल भी कुछ इसी वैरायटी का ढूंढना चाहेंगे. सो दीज आर द इम्प्रूव्ड क्वालिटीज़ दैट अ फार्मर वुड वांट. ग्रेन में ऐसी क्या क्वालिटीज़ मिलेंगी हमें? पहली, ग्रेन का साइज़ बड़ा होना चाहिए, उसका कलर ब्राइट होना चाहिए, उसकी शेप सुंदर होनी चाहिए. दीज आर द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम ढूंढेंगे. सिमिलरली फ्लावर्स अगर हैं तो क्या ढूंढोगे आप? फ्लावर का साइज़. देखा, गेंदा हम मांगते हैं कि जी आपका अगर फ्लावर है तो बड़ा होना चाहिए, रोज़ है तो थिक होना चाहिए, उसकी पेटल्स खूब सारी होनी चाहिए, उसका कलर जो है वो बहुत ब्राइट होना चाहिए, है ना. हम ये सारी चीज़ें उसमें देखेंगे. अगर हम पल्सेस को देखें तो हम कहेंगे उसके अंदर प्रोटीन कंटेंट अच्छा होना चाहिए, तभी तो हमें दाल खा के फ़ायदा है. अगर ऑयल सीड्स देखें तो हम कहेंगे उसमें से तेल ज़्यादा निकलना चाहिए, है ना. सो दीज आर दी रिक्वायरमेंट्स फॉर द फार्मर्स. सो नंबर 3 पे देखते हैं क्या है. बायोटिक एंड एबायोटिक कंडीशंस should not affect, यानी कि वो इन बायोटिक और एबायोटिक कंडीशन के लिए कैसा होना चाहिए? रेजिस्टेंट. प्लांट को फर्क नहीं पड़ना चाहिए. प्लांट्स आर अफेक्टेड बाय बायोटिक फैक्टर्स. कौन से होंगे? लाइक पेस्ट, इंसेक्ट्स, है ना, या कोई भी और डिजीज़ हो सकती है, फंगस हो सकती है, इनसे इफेक्ट हो सकता है. और इसके अलावा बाय एबायोटिक माने ड्रॉट, देन सैलाइनिटी या एक्सेस वाटर लॉजिंग, कुछ भी हो सकता है, हीट, कोल्ड, ये सब चीज़ों से अफेक्ट होते हैं. सो दे वांट कि बायोटिक हो या एबायोटिक हो, उनसे उनको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए प्लांट को. देन नंबर 4, चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन. चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन. अगर कोई प्लांट है जो मैच्योर होके आपको फ्रूट देता है, से लेट अस इन 2 months, हम चाहते हैं कि वो 1 महीने में दे, तभी तो हम दोबारा उगा पाएंगे उसको. सो ड्यूरेशन अगर कम हो जाएगी तो हमारे पास ईल्ड बढ़ जाएगी. लाइक देयर शुड बी अर्ली फ्लावरिंग, फ्रूट राइपनिंग,
है ना। अर्ली फ्लावरिंग होनी चाहिए, फ्रूट राइपनिंग टाइम शुड रिड्यूस, सो अल्टीमेटली वो ये कहते हैं कि सोइंग से लेके हार्वेस्टिंग का जो टाइम ड्यूरेशन है, पीरियड जो है, शुड बी लेस। इससे होगा क्या बेनिफिट मुझे? इसका बेनिफिट है दिस विल इंक्रीज प्रोडक्शन, दिस विल इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप, यानी कि यील्ड बढ़ाएगा। एट द सेम टाइम दिस विल रिड्यूस और सेव वाटर, टाइम, लेबर, फर्टिलाइजर्स एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना। अल्टीमेटली मनी सेविंग हो रही है, इंक्रीजेस। सो दीज आर द थिंग्स दैट फार्मर्स वुड लाइक। एट द सेम टाइम कुछ और पॉइंट्स हैं जो वो चाहता है। नंबर 5, ही वॉन्ट वाइडर अडेप्टेबिलिटी। He wants wider adaptability. इसका क्या मतलब है? He says breeding varieties that can withstand extreme climatic conditions like heat, drought, etc. ठीक है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जगह पे उगाया जा सके। ऐसा ना हो कि पंजाब में उग गया, हरियाणा में नहीं, चलो उसको उगा सकते। ठीक है। देन डिज़ायरेबल एग्रोनॉमिक कंडीशंस। डिज़ायरेबल एग्रोनॉमिक कंडीशंस में क्या है बच्चों? सबसे पहला हाई यील्ड, देन छोटा साइज, ड्वार्फ होना चाहिए, अर्ली मैच्योरिटी होनी चाहिए, और मोर स्ट्रेंथ, फॉर एग्जाम्पल इन कॉटन, लॉन्ग फाइबर्स। Then number 7 is developing novel varieties या new varieties that attracts customers। अब एक के पास सड़े हुए बैंगन है, एक बार बिल्कुल ब्राइट चमकते हुए, तो आप उसी के पास जाओगे, है ना। इन एडिशन ये सब भी आपको मिलना चाहिए। For example, seedless variety, new shape and size, new shape, size, color, हम उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, है ना। तो इस तरह की डेवलपमेंट होनी चाहिए। सो दिस इज व्हाट इज इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप वैरायटी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बच्चों, दैट विल बी द क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। पहला स्टेप हमने देख लिया, दैट वाज इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप वैरायटी। सो आप अभी क्रॉप वैरायटी समझिए कैसे है, क्या है। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी टॉकिंग अबाउट द क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। टिल देन टेक केयर, कीप स्माइलिंग, स्टे सेफ।